गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एथिकल इश्यूज। ये जो हम ट्रांसजेनिक टेक्निक करवा रहे थे, इसके लिए क्या क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, द मैन्युपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कल हमने पढ़ा था कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, या सिंपली हम बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दोनों जगह हम यूज़ कर रहे थे, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, ठीक है। तो मैनिपुलेशन जब करवाई जा रही है, उनका डीएनए जब चेंज करवाया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बाय द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। अगर इसकी रेगुलेशन नहीं होगी तो ये आगे कैरी नहीं हो सकता, ठीक है। सम एथिकल स्टैंडर्ड, बेटा कुछ पर्टिकुलर रूल्स, दे आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द मोरालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़। भाई कि ये जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज किया, ये यूज़फुल पर्पस के लिए किया जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि किसी और पर्पस के लिए ये चीज़ें यूज़ की जा रही हों, ठीक है। टू इवेलुएट द मोरालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट माइट हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंच रहा है, ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। और जैसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बना रहे थे, प्लांट्स बना रहे थे, एनिमल्स बना रहे थे, उससे हमें पता चल गया कि हमारे पास अलग अलग तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। When such organisms are introduced into the ecosystem, और अगर इन ऑर्गेनिजम्स को हम इकोसिस्टम में ऐड कर दें तो भी हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन का प्लांट हमने बनाया था, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस की जीन इंसर्ट करके। तो उससे हमारे पास क्या हुआ था, कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। कॉटन की ईल्ड हमने बहुत इंक्रीज करवा ली, ठीक है। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के फ़ायदे के लिए ही यूज़ हो चीज़, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ जो बुरे लोग हैं वो इसको हार्मफुल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग को कोई हार्म हो, ठीक है। इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का नाम इम्पॉर्टेंट है, पहले तो फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है GEAC। देखो अब फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक, G फॉर जेनेटिक, देन इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। एक कमेटी बनाई, अप्रूवल कमेटी, ठीक है, एक कमेटी बनाई जो ये डिसाइड करेगी कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई प्लांट्स हों बेटा, चाहे वो एनिमल्स हों, वो आगे यूज़फुल पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो अप्रूवल हमें इस कमेटी से लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अप्रूव करेगी उस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक प्लांट को, तभी उसकी कॉमर्शियलाइजेशन होगी, या फिर अगर ये अप्रूव करेगी उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, तभी ये आगे कॉमर्शियलाइजेशन के लिए यूज़ होंगे। ऐसे नहीं होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बना लिया, प्लांट बना लिया, एनिमल बना लिया और उसको ऐसे ही कॉमर्शियलाइज कर दिया, नहीं, ठीक है। अच्छा, इट विल मेक, अब देखो ये क्या करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करती है, नंबर 1 इट विल मेक डिसीजन
रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। पहला देखो इम्पॉर्टेंस इसकी, ये क्या करता है, ये पहले तो डिसाइड करेगा कि भाई ये जो जीएम रिसर्च हुई, जीएम रिसर्च से हम क्या कर रहे हैं, कोई जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है, वो वैलिड है कि नहीं, पहले ये चेक करना है। अगर वो वैलिड हुआ तभी ये अप्रूव होगा, ठीक है। एंड सेकंड, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, इज इट सेफ और नॉट, क्या इसको कॉमर्शियलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल समझ लो आप, वही हम बीटी कॉटन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बीटी कॉटन की ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमने कॉटन के प्लांट में बीटी बैसिलस थ्योरिंजिएंसिस की एक जीन इंसर्ट करवा दी थी और ऐसा एक प्लांट बना लिया, बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। तो अब देखो, इसकी अप्रूवल से पहले भी ये सबसे पहले इसके पास गया होगा, कमेटी के पास, ठीक है। उन्होंने चेक करा कि भाई ये जीएम रिसर्च वैलिड है कि नहीं, इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दूसरा, इज इट सेफ और नॉट, क्या ह्यूमन बीइंग के लिए, पब्लिक के लिए ये सेफ है या नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें इनको लगी ठीक है भाई, हाँ इट इज़ वैलिड एंड इट इज़ सेफ, तो ये इसको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे बीटी कॉटन अप्रूव्ड है, इसका मतलब ये इनके अप्रूवल से ही आगे बनाया गया है, ठीक है। आगे नंबर ऑफ प्लांट्स तभी ग्रो करवाएंगे जब इसको अप्रूवल मिला फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आइए, आप देखो द मॉडिफिकेशंस और यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। फॉर एग्जाम्पल फूड, हमने पढ़ा था कि हम बहुत सारी चीज़ों में जीन चेंज करवा सकते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम प्लांट्स को भी बना रहे हैं, एनिमल्स को भी बना रहे हैं, तो प्लांट्स को क्यों बना रहे हैं, फॉर फूड, ठीक है, एज मेडिसिन सोर्सेस, या फिर दवाइयाँ बनाने के लिए कुछ एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, ठीक है। तो जो भी मॉडिफिकेशन करवाई जा रही है, यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर आगे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है पब्लिक सर्विस के लिए, कॉमर्शियलाइजेशन के लिए, किस किस फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फूड, कॉमन एग्जाम्पल आ जाएगा ऑफ प्लांट्स, या फिर इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन वैसे दोनों से आ जाएंगी, ऑल्सो फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है। हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम। अब जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं ना बेटा, उनके साथ एक और प्रॉब्लम आती है, उनके ऊपर पेटेंट्स। अब जो लोग, या मान लो कोई पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसने कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, ठीक है, तो वो तो उसके ऊपर पेटेंट लेके रख लेगा कि नहीं भाई ये दवाई या फिर ये वाला ट्रांसजेनिक फूड सिर्फ हम ही बना सकते हैं। अगर किसी और ने भी, किसी और कंपनी ने भी वो बनाना शुरू कर दिया तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, पेटेंट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एथिकल इश्यूज़ में आगे, बायो पेटेंट्स। ये आपने वर्ड सुन रखा है पहले, ठीक है। पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे राइट ले लेना। जैसे मान लो आपने कोई डिस्कवरी करी, ठीक है, कोई चीज़ फाइंड आउट करी, तो उसके ऊपर आप अपने राइट्स ले सकते हो कि हाँ भाई ये आगे मैं ही बना सकता हूँ या मैं ही बना सकती हूँ, इसकी प्रोडक्शन हम ही कर सकते हैं, कोई और कंपनी या कोई और इंडिविजुअल इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं पेटेंट्स मतलब राइट्स, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बायो पेटेंट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स द पेटेंट के साथ लिख लो राइट्स टू सर्टेन इन्वेंटर्स, कुछ इन्वेंटर को सरकार पेटेंट भी दे देती है, एज परमिशन टू यूज इन्वेंशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस,
अगर मान लो वो इन्वेंशन कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होना है तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी या वो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर पेटेंट ले सकता है। बायो पेटेंट्स आर बीइंग ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट फॉर, अंडरलाइन करो, बायोलॉजिकल एंटिटीज। अब हमने पढ़ा बायो पेटेंट्स। पेटेंट्स आपको अच्छी तरह पता है, पेटेंट्स मतलब राइट। किसके ऊपर राइट लिए जा रहे हैं? बायो पेटेंट, बायो मतलब बायोलॉजिकल एंटिटीज पर, कुछ लिविंग चीज़ों पर हम पेटेंट ले रहे हैं कि भाई इन लिविंग चीज़ों से हमने जो प्रोडक्ट हमने बनाना है वो सिर्फ हमारी कंपनी ही बना सकती है और कोई नहीं बनाएगा। एंड प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम, और उनसे आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ हमारा ही होगा। कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन आर ग्रांटिंग बायो पेटेंट्स। तो यूएसए ने बहुत सारे बायो पेटेंट्स ले रखे हैं, जापान ने बहुत सारे बायो पेटेंट्स ले रखे हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने बायो पेटेंट्स ले रखे हैं, ठीक है। इवन बायो पेटेंट ग्रांट करने में भी उनका मेन रोल है, ठीक है, बायो पेटेंट देते भी हैं। कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस आर ग्रांटिंग द बायो पेटेंट्स। बायो पेटेंट्स कौन देगा, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कि हाँ भाई इसके राइट्स हैं इसके पास? यूएसए डिसाइड करेगा, जापान डिसाइड करेगा, और कुछ मेंबर्स होते हैं यूरोपियन यूनियन के, वो डिसाइड करेंगे। तो बायो पेटेंट्स दिए किसको जाते हैं? नंबर 1, फॉर डिस्कवरी ऑफ, अंडरलाइन करो, न्यू स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोई बैक्टीरिया ही है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया की कोई नई स्ट्रेन बनी, ठीक है, न्यू स्ट्रेन बनी, ठीक है, न्यू स्ट्रेन बनाई गई, इन्वेंट की गई, तो उस स्ट्रेन के ऊपर बायो पेटेंट्स ले सकते हैं। दूसरा, ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल, हमने कोई नया ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर एनिमल बनाया तो उस ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल के ऊपर भी बायो पेटेंट लिए जा सकते हैं। थर्ड, डिस्कवरी ऑफ सेल लाइन। सेल लाइन, पहले सेल लाइन की डेफिनेशन लिख लो बेटा। सेल कल्चर डिवेल्प्ड फ्रॉम सिंगल सेल, हम सेल कल्चरिंग करवा रहे हैं एक सेल से, एक सेल था, उस सेल से हमने कल्चरिंग कराई और क्या बना लिए? बहुत सारे सेल्स बना लिए, ठीक है। सेल कल्चर डिवेल्प फ्रॉम सिंगल सेल एंड सो कंसिस्टिंग ऑफ सेल विद अ यूनिफॉर्म जेनेटिक मेकअप। तो ये हमारे पास एक सेल था, हमने इस सेल की कल्चरिंग कराई और बहुत सारे सेल बना लिए। तो ये जो सेल्स हमारे पास बन रहे हैं इनका जेनेटिक मेकअप सबका सेम है, सेम जेनेटिक मेकअप, ठीक है। दिस इज नॉन एज सेल लाइन। जैसे आप याद करो जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था ना प्योर लाइन, बिल्कुल ये भी उसी की तरह है। एक सेल है बट कैसा सेल है, आगे से आगे हम उसके नंबर ऑफ सेल्स बना रहे हैं, सारे सेल्स कैसे हैं? सेम जेनेटिक मेकअप के साथ हैं। दिस इज नॉन एज सेल लाइन, ठीक है। अच्छा, इफ़ देयर इज डिस्कवरी ऑफ सेल लाइन तो उसके ऊपर बायो पेटेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का कोई नया मेथड ढूंढ लिया उसके ऊपर बायो पेटेंट्स लिए जा सकते हैं। अनअर्थिंग द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर जीन, या मान लो कोई डिजीज़ है, ठीक है, डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट कोई वायरस है, ठीक है, तो उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अनअर्दन करना, मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो कोडोन है उसको फाइंड आउट करना, ठीक है, उसको डीकोड करना, फाइंड आउट करना, डीएनए सीक्वेंस, तो हम उसके ऊपर बायो पेटेंट ले सकते हैं। प्रोटीन फॉर्म्ड बाय वेरियस डीएनए सीक्वेंस, मान लो आपने पता लगा लिया कि ये वाला प्रोटीन इस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस से बनता है तो उसके ऊपर पेटेंट लिए जा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ
न्यू प्रोडक्ट्स, कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, कोई नया प्रोडक्ट जैसे कि कोई प्रोटीन बन गया, ठीक है, उसके ऊपर पेटेंट लिए जा सकते हैं। न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स, नई टेक्निक्स, एंड फॉर प्रोडक्ट एप्लीकेशंस, उस प्रोडक्ट को अप्लाई करना आगे, उसके ऊपर भी पेटेंट्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था बायो पेटेंट्स, बहुत सिंपल टर्म है बेटा, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती है, सब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, नोट आ जाएगा मान लो आपको बायो पेटेंट के ऊपर। तो बायो पेटेंट मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हमने राइट्स ले लिए, ठीक है। अच्छा, आगे देखो नई टर्म एक और, बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, बायो पायरेसी। अब ये क्या है बायो पायरेसी? इट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस। अंडरलाइन करो, बायो रिसोर्सेस। बायो रिसोर्सेस मतलब बायो पायरेसी में क्या किया जा रहा है? चोरी की जा रही है, किसकी? बायो रिसोर्सेस की, जिनसे हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इट इज द टर्म यूज टू use of bioresources by multinational companies and other organization without permission। अंडरलाइन करो, विदाउट परमिशन। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं मान लो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं बिना परमिशन के, ठीक है। किसकी परमिशन के बिना? फ्रॉम कंट्रीज और पीपल, वो वाले देश या फिर वो वाले लोग जिन्होंने एक्चुअल में उस चीज़ को बनाया है, ठीक है। कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, उनको बिना कोई कंपेंसेटरी पेमेंट दिए हम क्या कर रहे हैं? उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को हम भी कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं, तो क्या बोल देंगे इसको? बायो पायरेसी। जैसे मान लो कोई नई डिस्कवरी है, ठीक है, या कोई नई वैरायटी है, हमने फाइंड आउट करी, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर किसान है उसने फाइंड आउट करी, उसने बनाई कोई वैरायटी, ठीक है। बाहर से कोई लोग आए, उन्होंने देखा कि किसान को तो पता ही नहीं है कि आगे इसकी कॉमर्शियलाइजेशन भी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया? अपने देश में जाके उसी चीज़ को आगे बेचना शुरू कर दिया और उसके ऊपर पेटेंट ले लिए, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा बायो पायरेसी, ठीक है। तो देखिए अब, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस एंड आर रिच फाइनेंशियली, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना बेटा, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो रिच तो हैं फाइनेंशियली बट दे आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी लेस, उनको कोई ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है कि कौन सी चीज़ें कैसे बनेंगी, ठीक है, या पुराने टाइम पे कैसे बनाई जाती थी। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources। अब ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोरिसोर्सेज, अगर बायोरिसोर्सेज मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, उसकी ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बात की जाए तो वो आजकल के लोगों को बहुत कम पता होती हैं, ठीक है। पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको ट्रेडिशनल नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे ही पूछ लिया जाए कि कौन सी फसल कैसे ग्रो करवाई जाती है और कैसे कैसे कौन कौन सी फसलों को मिला के हम नई फसल बना सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं पता होंगी। ये हमें किससे पता चलेंगी? हमारे जो दादा परदादा, उनसे हमें ये चीज़ें पता चलेगी, वो हमें बताएंगे अबाउट द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, अबाउट द बायो रिसोर्सेज। तो इट कैन बी यूज टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन। तो इस ट्रेडिशनल नॉलेज को हम मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम, टाइम बचाने के लिए, एफर्ट कम करने के लिए, एंड एक्सपेंडिचर यूजिंग
देयर कॉमर्शियलाइजेशन। फिर हम उन बायो रिसोर्सेस से जो चीज़ें मिल रही हैं उनको आगे हम कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं? अगर इसके बारे में हमें कोई ट्रेडिशनल नॉलेज होगी, सिर्फ तब। ठीक है। देयर इज ग्रोइंग एंगर दैट सर्टेन कंट्रीज, अब ये हम अपने देश की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे देश के लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है कि कुछ देश क्या करते हैं, दे आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज़, कि उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे पेटेंट्स ले रखे हैं दैट मेक यूज़ ऑफ जेनेटिक मटीरियल, प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज that have long been identified, developed and used by the farmers and indigenous, इंडिया के लोग, indigenous people of specific region and country। हमारे देश के लोग या फिर हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ उन्होंने डिवेल्प करे हैं। बट फॉरेन कंट्री से कुछ लोग आए, ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर पेटेंट ले लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज राइस। राइस का साइंटिफिक नाम है ओराइजा सटाइवा। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन। देयर आर अबाउट एनसर्कल, टोटल कितनी वेराइटीज, एनसर्कल कर लो, 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। सिर्फ हमारे अपने देश की बात हो रही है, भारत की। इंडिया में राइस की 2 लाख वेराइटीज़ हैं। ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन हमारे देश में ही की जाती है क्योंकि वेराइटीज़ ज़्यादा है। बट अब देखो इसके ऊपर कैसे बायोपायरेसी हुई। बासमती राइस में हम राइस की एक वैरायटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बासमती राइस, सब ने सुना है, सब खाते हैं। हैज़ यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। ठीक है। राइस की अगर हम क्वालिटी देखें तो बासमती की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। ठीक है। तो इट हैज़ यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। अब 27 वेराइटीज़, अच्छा अब इसी में से हम 27 वेराइटीज़, साथ में लिख लो डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़। 27 वेराइटीज़ ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। तो हम क्या करते हैं अपने देश में, हम डॉक्यूमेंटेड सिर्फ 27 वेराइटीज़ को ग्रो करवाते हैं अपने देश में। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी, तो 1997 में अमेरिकन कंपनी है एक, ठीक है, उसने क्या किया, उसने पेटेंट ले लिए, राइट ले लिए ऑन बासमती राइस पे पेटेंट ले लिए 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने। ठीक है। थ्रू किसके थ्रू, अंडरलाइन कर लो, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ठीक है। तो अमेरिकन कंपनी ने 1997 में बासमती राइस के ऊपर पेटेंट ले लिए। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रॉड। तो फॉरेन कंट्री में भाई बासमती की ये वैरायटी अब बेची जाने लगी। दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैज़ एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम, बट ये जो नई वैरायटी थी ना बासमती की, ये एक्चुअल में कैसे बनी थी, इट डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटी। अंडरलाइन कर लो, ये डिराइव की गई थी इंडियन फार्मर्स वैरायटीज़। ठीक है। अच्छा तो इन्होंने क्या किया, इंडियन बासमती, इन्होंने अब देखो यहाँ इंडिया से बासमती राइस को ले गए और इंडियन बासमती को क्रॉस करवा दिया। इंडियन बासमती को
इंडियन बासमती को क्रॉस करवा दिया, किसके साथ? अंडरलाइन कर लो, इम्पॉर्टेंट है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ। सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करवा दिया और इससे बना होगा कोई हाइब्रिड, ठीक है, कोई हाइब्रिड बना। और ये वाला जो हाइब्रिड था, ये वाली जो नई वैरायटी बनी बेटा बासमती की, उन्होंने इसके ऊपर पेटेंट ले लिए। तो अब देखो एक्चुअल बेस क्या था, अब देखो एक्चुअल बेस क्या था, इंडियन बासमती, ठीक है, उसको क्रॉस करवाया गया किसके साथ? सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करवाया गया और फिर ये जाके न्यू वैरायटी बनी। बनाई किससे गई? इंडियन बासमती से। पेटेंट किसने ले लिए? अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines। और काफ़ी सारे ऐसे अटैम्प्ट्स करे गए कि भाई जो इंडियन हर्बल मेडिसिन्स हैं, जैसे मान लो हल्दी, टर्मेरिक, नीम, हल्दी से जो दवाइयाँ बनती हैं या फिर नीम से जो दवाइयाँ बनती हैं, उनके ऊपर पेटेंट लेने के भी काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स किए गए, ठीक है। याद रखना है आपने कौन कौन सी मेडिसिन्स, टर्मेरिक से मिलने वाली मेडिसिन्स एंड ऑल्सो फ्रॉम नीम, ठीक है। अच्छा, आगे थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। ब्राज़ीन, अंडरलाइन करो, ब्राज़ीन साथ में लिख लो। स्वीट टेस्टिंग प्रोटीन, बहुत मीठा प्रोटीन होता है ये, वेरी स्वीट। इट इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाई, प्रोटीन का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन बेटा, ब्राज़ीन प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, अंडरलाइन करो, वेस्ट अफ्रीकन प्लांट, उस प्लांट के फ्रूट से ये प्रोटीन मिलता है, लिख लो साथ में, फ्रॉम फ्रूट। वेस्ट अफ्रीकन प्लांट, प्लांट का नाम है पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्राइजीना, पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्राइजीना, ठीक है। अच्छा, एक क्लाइंबिंग प्लांट है, ये क्लाइंब करता है, ठीक है, और इसके फ्रूट से ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो प्रोटीन है ना बेटा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, 2000 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर, चीनी से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो सोचो कितना मीठा होगा, है ना। अच्छा, लोकल पीपल हैव बीन यूजिंग इट फॉर सेंचुरीज, तो लोकल पीपल इसको सेंचुरीज से यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। बट दिस प्रोटीन ब्राज़ीन वॉज पेटेंट इन USA, तो भाई USA ने इसके ऊपर भी पेटेंट ले लिए, राइट ले लिए। द जीन एनकोडिंग ब्राज़ीन वॉज ऑल्सो आइसोलेटेड, उन्होंने क्या किया, ब्राज़ीन जिससे बनेगा, प्रोटीन जिससे बनेगा, वो जीन को भी आइसोलेट कर लिया, जीन को आइसोलेट कर लिया। सीक्वेंस्ड, उस जीन की सीक्वेंसिंग भी करी गई, उसको रीड किया गया, ठीक है, एंड पेटेंटेड इन USA। और इस पर्टिकुलर जीन के ऊपर, ये पर्टिकुलर जीन जो क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, इस जीन के ऊपर उन्होंने बायो पेटेंट ले लिए USA ने, ठीक है। अच्छा जी, आगे, देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब लैक ऑफ फेयरनेस, ठीक है, पता है आपको। इनएडिक्वेट कंपेंसेशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ कंपेंसेशन, एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमें देखो काफ़ी एग्जाम्पल से पता चल गया कि यहाँ पे तो इनजस्टिस हो रहा है, वैराइटीज़ बनी हमारे देश में और ले कोई और गया, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग
लॉज टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए कुछ नेशन ने क्या करा, कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाए, लॉ बनाए इसको रोकने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड नॉलेज, ताकि उनकी बायो रिसोर्सेज को या उनकी नॉलेज को कोई और यूज़ ना कर पाए। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट। बेटा ये काफ़ी पुरानी बात हो रही है, ठीक है, अब तो ये रूल लागू भी हो चुका है, अब ये अमेंडमेंट पास भी हो चुका है इन 2007, ठीक है। तो आई थिंक 1999 के आसपास की ये बुक पब्लिश हुई पड़ी थी, तो उसकी बात हो रही है। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, अंडरलाइन करो, दैट टेक सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन, कि भाई ऐसे जितने भी इश्यूज हैं सबको कंसिडर किया जाए। इट इंक्लूड पेटेंट टर्म्स, emergency provisions and research and development initiative. Next, monoclonal antibodies, ये हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस में पढ़ चुके हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मतलब सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, एक ही सेल से जब बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। प्योर कैसी एंटीबॉडीज़ हैं? प्योर एंटीबॉडीज़ हैं। किसके लिए बन रही हैं? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। एक ही सेल से बहुत सारे क्लोन्स बन रहे हैं। कब? जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर कर रहा है, उसको हम बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले यहाँ तक देख लो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन करते हैं। शाबाश, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। चलो देखो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन। गाइनोजेनेसिस, गाइनोजेनेसिस, अब ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन फ्रॉम कल्चर्ड ओवरीज। लैब में जिन ओवरीज को कल्चर किया गया है, ठीक है, उनसे हम हैप्लॉइड प्लांट बना रहे हैं। किस किस से हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं? जो हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे, उन्हीं से ही हैप्लॉइड प्लांट बनेगा, ठीक है। फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा है? हैप्लॉइड इन नेचर। अनफर्टिलाइज्ड एग हैप्लॉइड इन नेचर। सेकेंड, सिनर्जिड्स, याद है अब एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है। एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो सिनर्जिड्स भी कैसे थे? हैप्लॉइड, ठीक है। एंटीपोडल्स, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी चीज़ें थी वो सारी कैसी थी? हैप्लॉइड थी। सिनर्जिड्स हैप्लॉइड थे, एग हैप्लॉइड था, ठीक है। एंटीपोडल्स हैप्लॉइड्स थे। तो उन सब से हैप्लॉइड सेल से हम आगे हैप्लॉइड प्लांट बना सकते थे, क्योंकि फीमेल पार्ट से हैप्लॉइड प्लांट बन रहा है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज गाइनोजेनेसिस। इसको और हम क्या बोलते हैं? गाइनोजेनेसिस। सेकेंड, वेक्टर काइमेरिक। हमने पीछे पढ़ा था काइमेरिक डीएनए, तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं? काइमेरिक डीएनए। तो देखो ये क्या है? अ वेक्टर कंटेनिंग अ डीएनए इंसर्ट,
एक वेक्टर, जैसे मान लो कोई प्लाज्मिड, उसके अंदर हमने डीएनए इंसर्ट करा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। बट कैसा वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट है ना, तो कैसा वेक्टर हुआ, काइमेरिक। थर्ड, साइक्रोफाइट। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो एट लो टेम्परेचर। जो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे ग्रो करता है उसको हम साइक्रोफाइट भी बोल देते हैं, साइक्रोफाइट। देन जीन टारगेटिंग। अब ये क्या है, अ वेरिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इज जीन टारगेटिंग। अगर ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में कोई चेंज करवाया जा रहा है, कोई वेरिएशंस हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे जीन टारगेटिंग। इन विच मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल्स हैं उसके अंदर, हैज़ अ पर्टिकुलर जीन इनएक्टिव इन ईच ऑफ द सेल। तो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर एक पर्टिकुलर जीन को इनएक्टिव करवाया गया है। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हर सेल जो होगा उसके अंदर एक जीन है जिसको इनएक्टिव कर दिया गया है। बाय ऑब्जर्विंग दीज ऑर्गेनिज्म, और इन ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करके रिसर्चर्स कैन पिन पॉइंट द रोल ऑफ पर्टिकुलर जीन। अब देखो, अब वो जीन अपने आप को उसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, ठीक है, अगर वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगी तो उसके इफ़ेक्ट आगे नहीं शो होंगे। तो किसी कंट्रोल ऑर्गेनिज्म के साथ उसको कंपेयर करके, कंट्रोलर ऑर्गेनिज्म कौन हुआ, जिसमें वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी, उसके साथ कंपेयर करके हम इसके इफ़ेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म होगी बेटा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लिख लो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के आगे कुछ पॉइंट्स ऐड करो। फर्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में लिखो। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बाय फ्यूजिंग नॉर्मल antibody producing cells with cells from cancerous tumors. Normal antibody producing cells with cells from cancerous tumors introduced by Kohler, KOHLER, Kohler and Milstein, MILSTEIN, in 1970. Second point, myeloma cells, MYELOMA, myeloma cells producing bone marrow cancer, आगे hybridomas, HYBRIDOMAS, fusion of, ये क्या है, fusion of myeloma cells and antibody producing cells, myeloma cells and antibody producing cells, that is lymphocytes. Clear? तो these are some important point. एक बार चेक कर लो. If there is any doubt you can ask. 4th यूनिट बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव आप इसके सॉल्व कर लो. मंडे हम क्लास में ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है. तो मंडे के लिए ये ऑब्जेक्टिव करके आना. मंडे आपका टेस्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन कंप्लीट चैप्टर, एंड ऑन ट्यूसडे सेम चैप्टर ऑब्जेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है. देखो अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप.
इस चैप्टर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी, SCID, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी, याद रखना है। ये भी इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जो लास्ट में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे ना, उनके साथ नोट कर लेना। चाहे साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन बॉडी, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन बॉडी लिख लो, लिम्फोसाइट्स। ADA प्रोडक्शन कहाँ पे होती है बॉडी में? लिम्फोसाइट्स में होती है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। तो बाकी हम करेंगे ऑन मंडे। थैंक यू बेटा, बाय फॉर नाउ।